ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा आरक्षण को लेकर कर रहे हैं। आरक्षण असल में एक हथियार भी है जिसे राजनीतिक पार्टी और राजनेता इस्तेमाल करते हैं और अपने वोट बैंक के तौर पर इसे देखते हैं। लेकिन क्या वो एक नई बहस को, इस नए मुद्दे को तौर पर अब सफल हो पाएंगे? हालांकि चर्चा तमाम लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे राज्यों में चुनाव होने वाला है, यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रयोगशाला के तौर पर आरक्षण को इस्तेमाल करती रही हैं, उन्हें फायदा भी मिलता रहा है। लेकिन क्या इस मुद्दे को लेकर कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा की जा रही है? डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। अंसारी साहब, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी आरक्षण को लेकर यह प्रयास किए गए थे कि निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जब सामाजिक न्याय मंत्री मीरा कुमार थी, उस वक्त भी यह चर्चा हुई, लेकिन क्या हुआ ये सब जानते हैं। अब एक बार फिर से ये बहस चल निकली है। एससी एसटी के साथ तमाम एससी एसटी के नेता इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन एससी एसटी के साथ ओबीसी आयोग ने भी, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अब ये मांग की है, मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजी है। मंत्री कहते हैं यह संभव नहीं है जब तक कि जिन लोगों को आरक्षण देना है उनकी सहमति ना हो जाए। क्या मानते हैं? देखिए, सच्चाई की बात यह है कि समाज का जब तक बराबर के साथ में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा जी, तब तक समाज का विकास नहीं होगा जी। जहां तक ये कानून की बात है, सरकार ने एक कानून बनाया गवर्नमेंट में कि उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज जो रोजगार है वो तो प्राइवेट सेक्टर में मौजूद है, तो ओबीसी को उसका फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। और ये जो डिमांड अभी की है बैकवर्ड ने, कमीशन ने, ये बिल्कुल सच्चाई है। और मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से रामविलास पासवान जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठा करके, और जनाब शकील अंसारी साहब ने इस मुद्दे को उठा करके बहुत जबरदस्त तरीके की एक बहस छेड़ी है। लेकिन अब इससे खाली बहस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका यह है कि सबका साथ सबका विकास जी। तो अगर सबका विकास चाहते हैं तो बिल्कुल एक कानून बनाए ताकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ओबीसी को, दलितों को, अनुसूचित जाति को, इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए, तभी समाज बराबरी के दर्जे। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। उदित राज साहब को जाना, उनसे एक सवाल मैं कर लेता हूं। उदित साहब, अगर यूपीए सरकार के समय अर्जुन सिंह, जो कि तत्कालीन चारडी मिनिस्टर थे, उनको शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देना था, तो उन्होंने अपने सरकार के कई नेता, सरकार के कई मंत्रियों के विरोध में यह आरक्षण दिया। समाज का एक बहुत बड़े वर्ग का विरोध झेला, लेकिन आरक्षण दिया। क्या आपकी सरकार अगर वाकई इस वर्ग के बारे में इतनी चिंतित है तो कुछ इस तरह का प्रयास करेगी? मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे बात शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि एनडीए को करना चाहिए। जब 10 साल इनकी सरकार रही केंद्र में जी, और इन्होंने ही जीओएम बनाया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी 2004 में बनाया जी, और तब इन्होंने क्यों नहीं बिल पेश किया? और एक दूसरी बात है कि जो संविधान में कानून हमें मिला हुआ है उस तक को भी नहीं दे पाए। जैसे कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधित जो बिल था, राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में 2012 गया, इन्होंने अटकाया। और 2004 में आरक्षण कानून बनाने के लिए कोई नई मांग नहीं थी, कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ही थ्रू चल रहा है। इसके लिए कोई कम्प्रहेंसिव एक्ट नहीं बना है, कोड नहीं बना है। तो 2004 में इन्होंने राज्यसभा में बिल पेश किया था कानून बनाने के लिए, 10 साल तक नहीं पास किया है जी। तो इन्होंने क्यों नहीं किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं जी। चलिए, ये नहीं कर पाए तो बाहर हो गए, आप क्या करेंगे? मैं जवाब दे दूं। देखिए, ऐसा है कि अभी तो चर्चा चली रही है, परसों किया जा रहा है, कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा, उनको परसों किया जाएगा इंडस्ट्रीज को। अभी हम आए हैं सरकार में, अभी काफी दिन नहीं हुआ, ये तो 10 साल तक हो गया था जी। अंसारी साहब, देखिए, जहां तक मैं जनाब उदित राज जी को बहुत करीब से जानता हूं कि आपने बहुत गरीबों की और पिछड़ों की आवाजें हमेशा से उठाई हैं जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जैसा अभी मेरे संपादक साहब ने बताया था, मनोज जी ने, तो आज आप भी इस बात को पहल कर सकते हैं। हमने तो उसका खमियाजा भुगत लिया जी, और खमियाजा भुगतने के बाद कि ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये तकलीफें आपको भी पैदा हो जाए, तो कम से कम आप तो वो गलती ना करें। सर, आप तो ये कानून बना दें कि आज जो आरक्षण है तमाम प्राइवेट सेक्टर में, आप खुद देख रहे हैं
कि आज हमारा नौजवान बेरोजगार और बेइंतहा सिफारिशें होती हैं, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओबीसी को और दलित समाज को लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां नहीं मिलती। अंसारी साहब, जो बात आप टीवी पे कह रहे हैं, मुझे लगता है उदित राज साहब की मुस्कुराहट बताती है कि इस बात को वो पार्टी की बैठकों में जरूर कहते होंगे कि चेत जाओ वरना खतरे की घंटी बज सकती है। उदित जी, हमें जो कहना है वो हम कहते रहते हैं, और जो मेरा कमिटमेंट है, कमिटमेंट में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने कहा ना 7 दिसंबर 2015 को सबसे बड़ी इस वर्ष 2015 की सबसे बड़ी रैली यही रही है। हमने इसी मुद्दे पर किया, पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर किया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ जो बनाया है, मैंने उस मुद्दे को नहीं छोड़ा है। जिसके लिए जो कमिटमेंट दिया है समाज को, वो हम वहां से डिगे नहीं है, भागे नहीं है। जी, चलिए शुक्रिया करेंगे उदित जी, चूंकि आपको जाना है, आपका शुक्रिया करेंगे जो इस पर चर्चा में आप हमारे साथ रहे। अंसारी साहब, जैसे आपने स्वीकार भी किया कि हमारी सरकार नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा और राजनीतिक नुकसान भी आपको उठाना पड़ा। लेकिन मैं एक सच्चाई के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि क्या वाकई राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को हथियार के तौर पर देखती हैं, ये साफ नजर आता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण की बात की थी, पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह आरक्षण की बात हमेशा करते रहे, दलितों की बात करते रहे, पिछड़ों की बात करते रहे, लेकिन जब इस मुद्दे पे आते हैं तो कहते हैं कि जब तक इनकी सहमति नहीं होगी हम ये कर नहीं सकते। आप भी वही बात कर रहे हैं, रामविलास पासवान भी वही बात करते हैं, वर्तमान सामाजिक न्याय मंत्री भी वही बात करते हैं, और ये आप मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में उद्योग जगत के जितने तमाम संगठन इस बात का पुरजोर विरोध कर चुके हैं कि यह संभव नहीं है। फिर इस बात की बार बार चर्चा करना, सरकारों की समिति बनाना, इसको प्रस्ताव को आगे बढ़ाना आपको बेईमानी नहीं लगता? देखिए सर, जहां तक ताल्लुक है नियत का और नीति का, ये दो चीजें होती हैं। सरकार से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। सरकार अगर अपनी पर आ जाए तो ईमानदारी के साथ अगर बैठ करके कानून बना दे तो उद्योग जगत क्या करेगा इस पे? जब पहले सरकार ने कानून बनाया 1979 में, जब बीपी मंडल बनाया था मोरारजी देसाई जी ने, तो उस वक्त से आज तक ये चीजें चल रही हैं। उसके बाद में फिर आप देखिए किस तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, क्या चीजें मिल रही हैं लोगों को। तो ये सरकार अगर चाहे तो ये बहस का मुद्दा, तो ये भी 3 साल चल जाएगी बहस। लेकिन अगर चाहते हैं तो चाहे कोई भी शख्स हो, तो वो ये देख लें कि आज हमें उद्योग जगत को ये बात कहें कि आरक्षण मिलना चाहिए, और खाली उद्योग जगत में ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि हमारी तालीम का मसला भी हल हो जाए। देवराज जी, मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं कि क्या सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, मंत्री इस तरह के मुद्दों को हवा देकर, इस तरह के मुद्दों को समिति में भेजकर, इस तरह के मुद्दों पर विचार को लेकर, ये तमाम सारी कमेटियां पहले से ही बनी हुई हैं जो विचार कर चुकी हैं, अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, वो रिपोर्ट संसद में, वो रिपोर्ट मंत्रालयों में धूल खा रही है, उन पर आज तक अमल नहीं हो पाया। इस पूरे मसले को, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के मसले को, ओबीसी के आरक्षण के मसले को, पहले से ही SC ST का मामला पड़ा हुआ है जैसा कि आपने जिक्र किया, क्या कि राजनीतिक बेईमानी नहीं है, लोगों के साथ छलावा नहीं है? देखिए, जो रिजर्वेशन की जब से शुरुआत हो रही है उसे राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। राजनीति का जो चश्मा है उसी के जब भी हम इस पर कोई भी डिबेट आती है तो उसका राजनीतिकरण ही हमें दिखता है समाज में। तो जाति के राजनीतिकरण से भी हट के समाज के बारे में थोड़ा सोचना होगा। और समाज के जिस बारे में सोचना होगा, देखिए स्टेट का, राजनेताओं को ही सोचना होगा, स्टेट राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा, इस मसले को अपनी सुविधा अनुसार वो उछालते हैं और दबा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ। स्टेट के पास अब उतना रिसोर्सेज नहीं है, उतनी स्टेट के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उन लोगों को वो ये सर्विस प्रोवाइड करा सके सभी को। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर एक उसके रूप में देखा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी के रूप में। और जो एग्जांपल अभी जैसे उदित राज जी बोल रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्व कोटे के, जहां पर जो लोग गवर्नमेंट में या जो भी लोग काम किए, जिस सेक्टर में काम किए, जैसे रेलवे की बात करते, बहुत सारे डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, वो बेनिफिट में जाएंगे। तो ये एक आम सहमति लोगों के साथ बने, उद्योग जगत के लोगों के साथ बने, प्राइवेट सेक्टर के लोगों के साथ बने कि वो उनको भी सोचना होगा। राष्ट्र नहीं सोचेंगे
वो लोग। आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव यह है कि वो लोग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में सोचेंगे। उसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी है, विकास में उनको सुनिश्चित होगा। अगर आप इस तरह से उन लोगों को उस भागीदारी में पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, भाग नहीं देंगे, तो फिर वो समाज में हम सभी को न्याय नहीं दे पाएंगे और उनको राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है, दशकों से उठ चुका है, कई सरकारों में उठ चुका है, कई राजनेता उठा चुके हैं, पक्ष वाले उठा चुके हैं, विपक्ष वाले उठा चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये बात आगे की है। मंत्रालय कहता है कि हमने समिति बना दी है, हम इसे विचार करेंगे। क्या वाकई विचार होगा, या आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए, आने वाले चुनाव को देखते हुए, आने वाले प्रदेशों को देखते हुए महज ये एक मुद्दा बन जाएगा, जैसे कि आरक्षण एक हथियार के तौर पर पहले भी इस्तेमाल होता रहा। ये सरकारों को सोचना होगा, ये राजनेताओं को सोचना होगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ। सभी मेहमानों का शुक्रिया।